निवेश की दुनिया में ना एक बड़ी अजीब पहेली है। हम सब जानते हैं कि सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। यही मतलब सही तरीका है। पर असल में जब कोई चीज आसमान छू रही होती है, तो ज्यादातर लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दिमाग का एक हिस्सा कहता है कि खतरनाक है, लेकिन दूसरा हिस्सा, वो जो फोमो होता है ना, मौका मत छोड़ो, वो हावी हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी इंसानी फितरत को दो हालिया कहानियों से समझेंगे। एक शेयर बाजार से और एक कमोडिटी बाजार से, और जानेंगे कि इस जाल में फंसने से कैसे बचा जाए। देखिए, इसकी जड़ ना एक बहुत ही साधारण सी उम्मीद में है। उम्मीद ये कि जो आज हो रहा है वो आगे भी मतलब होता रहेगा। बाजार में अक्सर क्या होता है कि इन ट्रेंड्स के पीछे कोई ठोस वजह होती भी है। शायद किसी सेक्टर में मांग बढ़ गई हो, या कोई चीज जो जो बहुत समय से नजरअंदाज की जा रही थी, अब वो वापसी कर रही है। लेकिन फिर ये एक आप कह सकते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। मतलब कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए लोग खरीद रहे हैं। फोमो था या उसके पीछे कोई और भी मतलब ठोस वजह थी? नहीं नहीं, वजह बहुत दिलचस्प थी। हुआ ये कि स्मॉल कैप फंड्स में रिकॉर्ड तोड़ पैसा आ रहा था। अब इन फंड मैनेजर्स को ये पैसा कुछ गिनी चुनी अच्छी स्मॉल कैप कंपनियों में ही तो लगाना था। और इन कंपनियों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी पहले से ही मान लीजिए 50-60% होती है। अच्छा, तो बाजार में खरीदने के लिए शेयर बहुत कम बचते हैं। एग्जैक्टली। तो जब इतना सारा पैसा मुट्ठी भर शेयरों के पीछे भागता है, तो कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं। इसी वजह से वैल्यूएशंस इतने ज्यादा हो गए कि समझदार निवेशक सवाल उठाने लगे कि क्या ये कंपनियां वाकई इतनी मूल्यवान हैं? ओहो, तो ये बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम माल वाली बात थी। इसीलिए जब 2025 में बाजार थोड़ा सा बदला और उन्हीं फंड्स में 10% की गिरावट आई, तो लोगों ने हाय तौबा मचा दी। बिल्कुल। लेकिन जो लोग 2 साल में अपना पैसा दोगुना कर चुके थे, उनके लिए 10% की गिरावट कोई तबाही नहीं थी। वो तो एक जरूरी और स्वाभाविक सुधार था। ये बाजार का तरीका था बताने का कि चीजें हद से ज्यादा गर्म हो गई थी। समझ गया। तो स्मॉल कैप की कहानी में ज्यादा पैसा कम स्टॉक्स के पीछे भाग रहा था। क्या 2025 में चांदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, या उसकी कहानी कुछ अलग थी? मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो लोग चांदी को नया बिटकॉइन बुला रहे थे। हाँ, ये नया बिटकॉइन वाला जुमला तो मैंने भी सुना था। चांदी की कहानी और भी अनोखी है। यहाँ दो बड़ी बातें एक साथ हुई। पहली, चांदी की मांग असल में बढ़ी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पैनल्स में इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। तो ये सिर्फ अटकलबाजी नहीं थी। दूसरी और सबसे बड़ी बात थी इसका वित्तीयकरण। वित्तीयकरण, फाइनेंशियलाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ एक आम निवेशक के लिए? इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी बिना असली चांदी खरीदने, उसे रखने या बेचने के झंझट के अपने डीमैट अकाउंट से सोने की तरह ही चांदी में निवेश कर सकता था। इससे अचानक करोड़ों नए निवेशक चांदी के बाजार में आ गए जो पहले नहीं आ सकते थे। अरे वाह! और एक और मजेदार बात, चांदी सीधे तौर पर नहीं निकाली जाती। ये जिंक और लेड जैसी धातुओं के खनन का एक सह उत्पाद है, एक बाय प्रोडक्ट। मतलब मांग बढ़ने पर आप रातों रात इसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल, मांग आसमान पर और सप्लाई सीमित। नतीजा, कीमतों में जबरदस्त उछाल। तो इन सब से क्या सीखा जा सकता है? जब कोई चीज बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाए, तो शायद सतर्क होने का समय है, ना कि उसमें कूदने का। तो क्या ऐसे ट्रेंड से पूरी तरह दूर ही रहना चाहिए? देखिए, पूरी तरह दूर रहना भी शायद सही नहीं है, क्योंकि कभी-कभी इन ट्रेंड्स में वाकई दम होता है। रणनीति ये होनी चाहिए कि आप जानबूझकर और समझदारी से अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा, शायद 5% या 10%, ऐसी चीजों में लगाएं। नियम ये होना चाहिए कि जोखिम उतना ही लें जिसके आधा हो जाने पर भी आपको रात में आराम से नींद आ जाए। असल खेल तो एक विविध पोर्टफोलियो बनाए रखने का है। बाजार में अगुवाई हमेशा बदलती रहती है। कभी स्मॉल कैप चलते हैं, कभी लार्ज कैप, तो कभी पीएसयू स्टॉक्स। हर एसेट क्लास का अपना समय आता है। तो मतलब निचोड़ ये है कि असाधारण प्रदर्शन जो है वो अस्थायी हो सकता है, पर अनुशासन स्थायी होता है। बिल्कुल। एक विविध पोर्टफोलियो और अनुशासित निवेश ही लंबी अवधि में काम आता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। ये पूछने के बजाय कि अगली बड़ी चीज क्या है, शायद एक बेहतर सवाल ये है कि आज कौन सी मूल्यवान संपत्ति लोगों की नजरों से दूर है और क्यों।